नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल और आपका स्वागत है। आज हम बजट की बात करने वाले हैं क्योंकि आज देश के आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लागू किया, या ये कह लें कि सबके सामने रखा। आशाओं का बजट कहा जा रहा है। हम आपको बताने वाले हैं विस्तार पूर्वक इस बजट में क्या क्या है और कैसे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मोदी 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए। अब तक 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 लॉन्च करने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। बजट में कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए हैं। व्यक्तिगत कर में मोदी सरकार ने नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की सालाना आय टैक्स फ्री हो गई है। यह छूट पहले 5 लाख तक थी। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा अब 2.5 लाख बढ़कर 3 लाख तक कर दी गई है। वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुआ है। अब 0 से 3 लाख रुपए की इनकम टैक्स पर टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए की कमाई पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि 6 से 9 लाख रुपए पर 10% का टैक्स देना होगा। वहीं 9 से 12 लाख रुपए 15% टैक्स देने होंगे। 12 से 15 लाख रुपए के कमाई वालों को 20% और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय वालों पर 30% टैक्स लगेगा। आइए आपको कुछ अहम नाम बताते हैं जिन लोगों ने आज बजट पर रिएक्शन दिया है, या ये कह लें कि उन्होंने अपना बयान दिया है। शशि थरूर कांग्रेस नेता हैं, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरएलएसपी के, मनीष तिवारी और कांग्रेस के नेता। इन लोगों ने क्या कुछ कहा बजट पे, हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things, but there are still some fundamental questions that remain to be answered. 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहां एमआरपी की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया इस बजट में। मिडिल क्लास को जिस तरीके से रियायत दी गई है, इतना समावेशी ये बजट है जो हाशिए पर खड़े लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और खास तौर पर जो मिडिल क्लास का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अपना योगदान देता है, उनको जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं, 5 से 7 लाख पर्सनल टैक्स पे जिस तरीके की रिबेट दी गई है, सोशल एक्सपेंडिचर को जिस तरीके से और बढ़ाया गया है, लगभग 10% से बढ़ाया गया, तो यकीनन उससे निवेश भी हमारे देश में और ज्यादा बढ़ने के प्रावधान है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 66% की वृद्धि की गई है, जो बेघर हैं उनको घर मुहैया कराने को लेकर, एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से उनकी हैंड होल्डिंग की गई है, तो मुझे लगता है तमाम चीजों को अगर आप समावेश कर देखें तो ये एक भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाले बजट्स में से एक है। Well, essentially the big number is the fiscal deficit, and the fiscal deficit remains at an alarming 17 lakh 18 lakh crore
level. And so therefore, if the government is going to borrow from the market, it's going to squeeze out the private sector, and therefore the economy is not going to kick. बिल्कुल, देखिए अभी हम तमाम रिएक्शन दिखा रहे थे, लेकिन अभी सबसे पहले अभी की सबसे अहम खबर, खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस को संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं निर्मला सीतारमण के प्रेस वार्ता में। With this, I request Honorable Minister of Finance to proceed. Please begin the opening remarks. Thank you. Good evening, and thank you for being here now after the budget has been laid on the table of the House. As opening remark, I'll just give a few indications of what has been highlighted in the budget. Broadly, I think the four emphasis points are on empowering women, giving a lot more attention to the SHG groups which are in the rural areas, trying to scale them up, give them the opportunity to brand and produce and also market their products in a far more scaled up and professional manner. Emphasis on tourism and training of youth for readying themselves for tourism, specific action for 50 destinations where comprehensive tourism action plans will be introduced. Then what is being called as PM Vikas, looking at Vishwakarma, people who create things, make things out of their hands using tools. In some states they are called Vishwakarmas, in some other states some castes are referred to as Vishwakarma, but what we mean here is to cover all those artisans and craftspeople who do things with their hands using some tools, so not specifically only to some particular communities, but to all who create the soft power of India through their craftsmanship. Then the four is green growth, the fourth one, which is in every sphere of life we have policy interventions and enabling provisions made so that India moves fast on the transition to renewable energy, the investments made for hydrogen mission, renewable energy transitional facilities which we need, natural gas, and also looking at biogas, also evacuation of power from renewable energy sources located in Ladakh to the rest of the country. So those are four highlights which I'd like you to go back to see the scale in which we are approaching these issues and the impact that it will have on large sections of India's population. Then, of course, I gave 7 priorities, which began with talking about inclusive growth, investments in infrastructure, also reaching the last mile so that those who are still left without a house or a sanitary facility or a road which is reaching them, and so on. So the last mile, reaching the last mile for those who desperately need that kind of a link are all being covered. Then we are also looking at a very futuristic fintech financial sector for which we have brought in some specific ideas. We are looking at also improving the industrialization of this country where people will be trained for Industrial Revolution 4.0, which means they're going to be trained for AI, IoT, using Web3 in other words. So training manpower to ready themselves for industries which are rapidly becoming industrialized in the Web3 context. Then digital economy, unleashing the digital power of India in various walks of life,
setting up an artificial intelligence research center, center for excellence. So all these are in part A. There's a lot of increase in the agriculture credit availability, 20 lakhs being made available for agriculture credit. Also a sub-scheme under the PM Matsya Sampada Yojana, making sure that people living in the coastal areas are going to benefit from it, fishermen are going to benefit from it. Now, if largely the Part A has looked at these, Part B has aimed at rationalizing the customs duties, also making sure personal income tax, after a very long time, has had substantial changes which will benefit the middle class. And also because this country has been waiting for direct taxation to be simplified, also waiting for direct taxation to be a lot more easy in compliance, and therefore the new taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. But the new one, obviously, is now attractive because it gives greater rebate. It also provides for a simplified and smaller slabs, lower rates of taxation, and also slabs which are nicely broken down. So with all this, I think the budget, I've not gone into specifics, but I thought as an opening remark, this much will be sufficient to say this is a budget which is beautifully balanced, both growth considerations, because the capital investment has never before seen double-digit investment announcements. 10 lakh crore, which includes 1.3 lakh crores being given to states, is going to give a big leg up for capital investment from government. So balancing that I'm talking about is looking at public sector investments, continuing that good tradition of capital investment in infrastructure, and also attending to MSMEs, because they are the engine of growth. We've given them relief, we have also given them new access, we have extended and widened the emergency credit liquidity guarantee scheme, also given them back their securities, 95% of it, even if they fail to deliver on contractual promises which were during the COVID pandemic. So the balancing is, one, we could sustain the capital infrastructure expenditure from the government, simultaneously in the private sector give a lot of push and impetus for the MSME, and not forgetting the individuals, the middle class individuals who needed that kind of a tax breaks and relief through taxation. So the large macroeconomic considerations have also been kept in mind. The fiscal consolidation has not been kept in the back burner. We've attended to it. We are respecting the glide path we gave ourselves 2 budgets ago. 6.4 this year fiscal deficit, and the forthcoming year for which the budget is presented now, 5.9% fiscal deficit. So broadly, I leave it at this. I suppose when you ask questions, we can answer the rest. Thank you. Thank you for coming here today. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Shishir here from Hindu Business Line. Ma'am, my question is that when there is an announcement for 7 lakh rupees under new tax regime, that will no tax to be paid, and then you are talking about rejigging the new tax regime, does this mean that this is the end of exemptions for various incentives, exemptions for investment and savings? Well, I've already addressed this, I think. We want to make the new tax regime which is without. बिल्कुल, देखिए तो साफ तौर पे निर्मला सीतारमण ने कहा है कि
जिस तरीके से हमारा फोकस रहा है हमारे बजट पे, डिजिटल इकोनॉमी पर भी फोकस रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये जो बजट आया है वो अमृतकाल का बजट है। वो तमाम बजट को लेकर किस तरीके से वो जो बजट पेश करने के बाद जो प्रेस वार्ता होती है, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और डिटेल में उन्होंने बताया है कि देखिए इस बजट में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो आगे का भविष्य तय करेगा। 50 नए एयरपोर्ट की बात की है उन्होंने, सीनियर सिटीजन के लिए बचत योजना बढ़ी है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है और साफ तौर पे वित्त मंत्री कह रही थी कि देखिए ये बजट हमने बहुत कुछ सोच समझकर बड़ी लंबी तैयारियों के बाद हमने ये बजट बनाया है, आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाया है, हमारा फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है। और इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं और अपने तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो से बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम सीधे अपने ग्राउंड जीरो के हीरोओं से बात करूंगा और हम ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिर उन लोगों से जिनसे बात हो रही है, जिनके साथ वो जुड़ रहे हैं, जिनसे वो बातें कर रहे हैं, वो लोग आखिर क्या कह रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो हमारे साथ हैं। मैं आपको बताऊं कि नमित त्यागी हैं, अली सरर है और अभी कुछ देर के बाद मनीषा ढिंडोरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगी। अली, आपके पास आना चाहूंगा। पहले आपके साथ कुछ लोग वहां दिख रहे हैं, आप इस वक्त खेत में हैं, खेत और खलिहान में हैं और माना यह जाता है कि इस देश में 60% लोग खेती पर और उस पर आश्रित है। हमारा कृषि प्रधान देश है। तो क्या मानते हैं इस बजट से, कितने खुश हैं वहां के किसान और कितनी अपनी जो डिमांड है, अपनी जो ख्वाहिशें थी, अपनी जो उम्मीदें थी, वो उनकी कितनी पूरी हुई है? जरा उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए और हमें बताने की कोशिश कीजिए। अली। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें सर, देश में एक ही नारा लगता है, जय जवान जय किसान। किसान जो है वो अन्नदाता कहलाता है क्योंकि वो जमीन से अन्न पैदा करता है। इस समय न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और उन खेतों में मौजूद है, उन स्थानों पे मौजूद है जहां जहां पर किसान काम कर रहे हैं। तो हमने किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे कि अब वो इस बजट से कितना खुश है, क्योंकि सरकार का 23-24 वह ये कहता है, यानी कि साल 2023 और साल 2024 का ये बजट है, सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये अब जो बजट है इससे बहुत सारी उम्मीदें किसानों को लगी हुई है। कितनी उम्मीदों में खड़ा है ये बात करने के हमारे साथ खुद मौजूद हैं किसान नेता हमारे साथ बैठे, उनसे बात करके जानेंगे, जो भारतीय किसान यूनियन के महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश नहीं बल्कि प्रदेश के छोटे छोटे शहरों और गाँवों में जाकर वो किसानों की समस्या सुनते हैं, सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 को सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि मुझे पहला चैनल नजर आया है। मैं काफी समय से देख रहा हूं लाइव कि बहुत अच्छी आवाज किसानों को उठाने का काम कर रहा है कि सरकार ने तो बिल्कुल धोखे डाल दिया किसानों को। किसान आज करे बैठा था, प्रधानमंत्री जी ने ये यूपी में चुनाव हुए थे इससे पहले और यूपी के मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश देने का काम किया था मंच से कि बहनों भाइयों, मैं किसानों को कृषि के लिए बिजली देने का काम करेंगे हम, और खाद बीज के रेट भी बहुत नीचे ले जाएंगे जिससे किसानों को लाभ पहुंचे। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फ्री बिजली न देकर किसानों के ट्यूबवेलों पर जबरन मीटर लगवाए जा रहे हैं, जहां बिल अधिक आएगा किसानों का उत्पीड़न होगा। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी, अभी तो आप ही का हाथ में कमान है, हो सकता है लास्ट बजट है, पूरे देश का किसान आस लगाए बैठा था कि हमारे देश के माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री कुछ न कुछ किसानों को करने वाले हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, अभी आपके हाथ में, आज चाहो तो आप किसानों को खुशहाल कर सकते हो। अच्छा, जो अभी जो 11 बजे पेश किया गया बजट जी उन्होंने बजट पेश किया, उसको कहा कि कृषि को लेकर के और एग्रीकल्चर को लेकर बड़ा बजट पास किया गया है। उसको लेकर तो उन्होंने कहा है कि हाँ बजट पास है। आपका कहना है कि बिजली और देखिए किसानों को लिए क्या चाहिए, बिजली फ्री मिल जाए सिंचाई के लिए, और खेती में लगाने के लिए खाद फ्री मिल जाए, सस्ता मिल जाए, यही सबसे महंगे हैं। इन्हीं को लेकर किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो किसान के लिए तो अहम दो चीज चाहिए। देखिए, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के साथ हमारी टीम मौजूद है, दीपक चौबे वहां मौजूद हैं और दीपक चौबे ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से क्या बात कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं और सीधे दीपक के पास पहुंचते हैं। दीपक सर, बात की जाए तो आपके मंत्रालय में इस बार बजट जो है वो डबल कर दिया गया है, और क्या क्या आपके मंत्रालय को लेकर घोषणा की गई है? हमारे मंत्रालय की मुख्य स्कीम जो नौजवानों को आकर्षित करती है, देशवासियों को, फेम टू पर आप ठीक कह रहे हैं, उसे 2009 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 5172 करोड़ रुपया इस बार सपोर्ट दिया गया है। हमारी कैपिटल गुड स्कीम को 200 करोड़ का जो हमारे तमाम रिसर्च ओरिएंटेड स्कीम है उसको 250 करोड़ रुपए उस पर किए गए हैं।
डिपार्टमेंट को अलग से जो डिपार्टमेंटल बजट होता है वो 6145 करोड़ का बजट का प्रावधान उसका एज इट इज उसको ठीक से किया गया है। तो इसके साथ साथ जितने प्रकार की हमारी 3-4 और योजनाएं हैं जो कई डिपार्टमेंट को प्रभावित करती है, जैसे हाइड्रोजन मिशन को इस बार बजटरी फुल सपोर्ट और दिया गया है। हाइड्रोजन मिशन बढ़ने से हमारे हैवी इंडस्ट्री का जो ऑटो सेगमेंट है उसको बढ़ोतरी मिलेगी। स्क्रैप पॉलिसी को इस बार बजटरी सपोर्ट दिया गया, बड़े पैमाने पर दिया गया है। तो उस बजटरी सपोर्ट से जब जहाँ तो लोग सोचते थे गाड़ियाँ पुरानी बेचेंगे हमें लोहे लकड़ का दाम मिलेगा, अब जब उनको बजटरी सपोर्ट अच्छी गुड अमाउंट मिलेगा तो 15 साल से ऊपर की गाड़ियाँ स्क्रैप की जाएंगी। तो गाड़ियाँ ही नहीं, गाड़ी जो स्क्रैप करेगा वो गाड़ी नहीं लेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा होगा तो मेरे ऑटो इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कदम जो उठाया है, लिथियम बैटरी पर कस्टम ड्यूटी कम किया है। कस्टम ड्यूटी कम होते ही, क्योंकि लिथियम बैटरी चालित गाड़ियों का सबसे बड़ा मेन कंपोनेंट महंगा होता है बैटरी। वो बैटरी जिस पर हमारी मोदी जी ने ही क्रांतिकारी स्टेप उठाते हुए PLI स्कीम में 18,100 करोड़ रुपए की PLI स्कीम लॉन्च की, जिसका जो हमारे डिपार्टमेंट ने समय से उस काम को आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दिनों में उसका प्रोडक्शन भी सामने आएगा। उस प्रोडक्शन से तो हमारे देश में लिथियम में हम आत्मनिर्भर बनेंगे ही, हम एक समय में कालांतर में आके एक्सपोर्टर भी हो जाएंगे। लेकिन अभी जो इंपोर्ट कर रहा है लिथियम, जब उसका कस्टम कम हो गया तो गाड़ियों तक उपभोक्ता की, स्टेक होल्डर्स की पहुंच बढ़ेगी और हमारी ईवी मूवमेंट्स को गति मिलेगी। हमारी गाड़ियां आसानी से लोग खरीदना पसंद करेंगे। पहले ये होता था कि पेट्रोल से गाड़ियाँ चलेंगी, डीजल से गाड़ियाँ चलेंगी। लगातार अगर बात की जाए तो जब से आपने मंत्रालय संभाला है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बहुत मार्केट में आ गई हैं और लगातार उसके प्राइस भी कम हो गए हैं। अब बजट में भी यह आया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं उनके रेट कम कर दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इससे देशवासियों को भी फ़ायदा मिलेगा। जी, निश्चित तौर से इससे देशवासियों को फ़ायदा मिलेगा और देश का आज का जो गाड़ियों को अफोर्ड करता है वो उस तबके की पहली चॉइस है। क्योंकि एक बार गाड़ी ईवी बैटरी चालित गाड़ी ले लेता है, फिर उसको रोज़ के पेट्रोल डीजल की झंझटों से मुक्ति हो जाती है, मेंटेनेंस भी उसका बहुत कम होता है। तो इस तरह से वो उनके लिए, और प्रदूषण मुक्त गाड़ियां हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। बड़ी बात है सर। इस पे ही एक और पक्ष आपसे बताना चाहूँगा, ये जो उसकी ईवी बसें हम चलाते हैं इसका भी एक बड़ा पक्ष है, क्योंकि उस पर भी मध्यम वर्ग और गरीब तबका ही बसों से यात्रा करता है। एक याद आया कि तो उससे जो है उसको प्रदूषण मुक्त परिवहन मिलता है। इसी से याद आया कि आपने कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार को भी कुछ बसें दी थी। हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि वो खुद अपने बजट से लेके आई है। दिल्ली सरकार लगातार झूठ बोलती है और इस मामले में तो गिनीज बुक वर्ल्ड में भी उनका नाम दर्ज होना चाहिए झूठ बोलने के लिए। मैं संस्तुति करता हूँ, उसका भी उनको पुरस्कार मिलेगा। सीधे सीधे हमने बसों का पैसा दिया है। हमको ऐसे थोड़ा बोले, मैं हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ और मेरे डिपार्टमेंट से यहाँ जो 300 बसें हैं उसमें हमने बसों का पैसा हमने दिया है, 40% उसमें हमारा योगदान है। अब वो अलग बात है कि अन्य राज्य में हम और उस राज्य के लोग मिलकर उसको लॉन्च करते हैं, यहाँ वो एक तरफा लॉन्च करते हैं। तो अब इस वजह से वो अपना कहते हैं, लेकिन 40% सब्सिडी हमारी है उसमें। अच्छा, अगर अब बात की जाए विपक्ष की, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आपने कहा था कि 2 लाख रोजगार देंगे हर साल, वो कहाँ है? आप कह रहे हैं कि बजट गरीबों का है, किसानों का है। बजट में कुछ किसानों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, गरीब की जेब खाली कर रहे हैं आप। विपक्ष को अपनी आंखें खोल के देख लेना चाहिए कि रोजगार में जो 2 लाख की बात है वो तो मोदी जी लगातार रोजगार, अभी तक हम लोग स्वयं, मैं अपने हाथों 3 जगह नियुक्ति पत्र बांट चुका, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। 2.25 लाख इसी साल, जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। 10 लाख केंद्र सरकार की वो पद जो सृजित पद थे वर्षों से, जिन लोगों ने भरे नहीं थे, चाहे वो नौकरशाही की लापरवाही हो, चाहे पिछली सरकारों की लापरवाही हो, उसे आग्रहपूर्वक भरने का काम हो रहा है तेजी से और नए पद सृजित हो रहे हैं। वो क्रम लगातार जारी है। हो सकता है कुछ ही दिन बाद फिर 1 लाख के और नियुक्ति पद देने के